गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन में आपने अपने टॉपिक कंप्लीट किए थे वैलेंसी यानी कि संयोजकता एंड आयनिक बॉन्ड यानी कि आयनिक बंध, जिसमें आपको दो एग्जाम्पल भी पढ़ाए गए थे, मैग्नीशियम ऑक्साइड का और सोडियम क्लोराइड का। और ये बताया गया था कि किस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, कौन से तत्व होते हैं जो आयनिक बंध बनाते हैं और क्यों बनाते हैं। रीज़न था कि जो हमारे मेटल और नॉन मेटल होते हैं, जो धातुएं और अधातुएं होती हैं, इनके बीच जो बंध बनता है, जो बॉन्ड बनता है, उसे आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। क्योंकि मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की, और नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की। यानी कि धातुओं की क्षमता होती है इलेक्ट्रॉन को दान दे करके अपना अष्टक पूर्ण करने की, और अधातुओं की क्षमता होती है उसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके या इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके अपना अष्टक पूर्ण करने की। तो जब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है तो जो हमारे तत्वों के जो परमाणु होते हैं, जो एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं, उन पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है और तब वो एटम से आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और उस कंडीशन में जो बॉन्ड बनता है, जो बंध बनता है, वो दो परमाणुओं के बीच ना बन करके दो आयनों के बीच में बन रहा होता है, और इस तरह से बनने वाले बंध को आयनिक बंध यानी कि आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। आयनिक बॉन्ड में ही आपको बताया गया था कि इसे हम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, विद्युत संयोजी बंध भी कहते हैं। रीज़न था क्योंकि यहाँ पर जो आयन जब बन रहे हैं तो उन पर चार्ज आ रहा है, और जहाँ पर चार्ज वर्ड आ जाता है, जहाँ पर आवेश शब्द आ जाता है, वहाँ पर ऑटोमेटिकली विद्युत शब्द क्या हो जाता है, उससे जुड़ जाता है। तो इसी से रिलेटेड आपको एक टॉपिक और पढ़ना है। वैलेंसी को यहाँ पर चेंज करके नाम इसका रख दिया था इलेक्ट्रोवैलेंसी यानी कि विद्युत संयोजकता। सेम चीज़ है, वैलेंसी वही है जो आपने पढ़ के आए थे, संयोजकता है, उसी को ही इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब बस ये बदल जाता है कि आयनिक बॉन्ड के केस में जितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए जाते हैं या एक्सेप्ट किए जाते हैं आयनिक बॉन्ड को बनाने के लिए, यानी कि आयनिक बंध को बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का हम आदान प्रदान करते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन जो हैं बंध बनाने में भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या इलेक्ट्रोवैलेंसी यानी कि विद्युत संयोजकता कहलाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है। अगर आपसे कभी वैलेंसी ना पूछ करके इलेक्ट्रोवैलेंसी पूछ ले तो आपको ये डेफिनेशन जो है अपने अकॉर्डिंग लिखनी है, और एक एग्जाम्पल चाहे वो NaCl का हो, चाहे MgO, या कोई भी आप जो है आयनिक बॉन्ड का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे कि NaCl के केस में यहाँ पर देखिए, NaCl के केस में हमें पता है कि Na पर एक प्लस चार्ज होता है और Cl पर एक माइनस चार्ज। तो यहाँ पर इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी विद्युत संयोजकता कितनी मानी जाएगी, 1 मानी जाएगी। इसी तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड जो आपको बनाया गया था, मैग्नीशियम पे यहाँ पर Mg पर 2 प्लस चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे 2 माइनस चार्ज होता है। तो इनकी जो वैलेंसी होती है, इलेक्ट्रोवैलेंसी विद्युत संयोजकता, वो कितनी होती है, 2 होती है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है इलेक्ट्रोवैलेंसी का। इसके बाद इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन रहा हो, यानी कि ऐसे यौगिक जिनमें विद्युत संयोजी जो बंध है वो बन रहा है, ऐसे यौगिकों को इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या विद्युत संयोजी यौगिक कहा जाता है। तो इन कंपाउंड्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, इस बॉन्ड की वजह से इनमें क्या चेंजेस आते हैं, क्या इनके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं हमें इस पॉइंट में पढ़नी है। तो सबसे पहला करेक्टर जो होता है वो तो ये होता है इनकी फिजिकल स्टेट। पहला जो करेक्टर है वो फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट में, क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है वो एक मेटल और नॉन मेटल के बीच बन रहा है, और मैंने आपको बताया था कि मेटल जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, धन आवेशित होते हैं, नॉन मेटल जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं, यानी कि ऋण आवेशित होते हैं। और जब दो विपरीत आवेश, दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो ये क्या करते हैं, अपने परमाणुओं को पास पास आकर्षित कर लेते हैं, अपने एटम्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं, जिस वजह से जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो क्या आ जाते हैं, पास आ जाते हैं। और पास आ जाने की वजह से ये इनकी जो फिजिकल स्टेट है वो क्या पाई जाती है, सॉलिड स्टेट पाई जाती है। तो जो इनकी फिजिकल स्टेट होती है कौन सी होती है, भौतिक अवस्था, ये ठोस होते हैं। अब ठोस में भी किस तरह के ठोस होते हैं, तो कह रहे हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं, जो विद्युत संयोजी जो यौगिक हैं हमारे, ये क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। रीज़न क्या है, रीज़न ये रहता है कि जब हम चार्ज की बात कर रहे हैं, जैसे कि NaCl एक कंपाउंड है,
तो कंपाउंड और मॉलिक्यूल में आपको डिफरेंस याद रखना है। मॉलिक्यूल का मतलब सिर्फ एक मॉलिक्यूल NaCl का, और कंपाउंड का मतलब कि ये कंपाउंड है जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। जैसे पानी की एक बूंद में H2O के बहुत सारे मॉलिक्यूल, बहुत सारे अणु उपस्थित होते हैं, ठीक वैसे ही NaCl जो हमारा यौगिक होता है उसमें NaCl के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होने की वजह से फॉर सपोज हम मान लेते हैं कि 5 मॉलिक्यूल जो हैं NaCl के, 5 to 6 मॉलिक्यूल NaCl के प्रेजेंट हैं। तो उस कंडीशन में ये मॉलिक्यूल्स कैसे प्रेजेंट होंगे? तो Na होगा, Na के बाद यहाँ पर Na ने बॉन्डिंग करी होगी Cl से, फिर उसके बाद जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा उसमें फिर यहाँ Na होगा और यहाँ फिर क्या होगा? Cl होगा। इस तरह से ये पाए जाएंगे, मतलब ये एक फिक्स प्लेस में एक फिक्स पोजीशन पे पाए जाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर Na के नीचे अब Na नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? Cl का एटम आ जाएगा, फिर यहाँ पे Na का एटम आ जाएगा, यहाँ पर Cl का एटम आ जाएगा, यहाँ Na आ जाएगा, फिर इस तरह से यहाँ NaCl NaCl। तो ये हमारे जो हैं एटम्स कुछ इस तरह से प्रेजेंट रहते हैं और ये आपस में जुड़ करके कंबाइंड होकर के किस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं? ये एक 3D स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। ये क्या करते हैं? एक 3D स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं और इसीलिए इन्हें जो है क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है, यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाता है। रीज़न ये रहता है कि ऐसे सॉलिड्स जिनमें जो पार्टिकल्स हों वो अपनी एक फिक्स्ड प्लेस में प्रेजेंट हों, एक निश्चित स्थान पर उपस्थित हों, ऐसे ठोसों को, ऐसे सॉलिड्स को क्रिस्टलाइन सॉलिड्स यानी कि क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। अगर आपको समझने में कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप इसको इस तरह से इस पॉइंट को याद रखेंगे कि जो हमारे ठोस होते हैं, जो हमारे सॉलिड होते हैं, वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है एमॉर्फस सॉलिड, शायद आप में से कुछ लोगों ने ये पॉइंट पहले पढ़ा हो, और दूसरा होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। यानी कि एक आपके होते हैं अमॉर्फस ठोस और दूसरे होते हैं क्रिस्टलीय ठोस। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? क्रिस्टलाइन ठोस और अमॉर्फस ठोस में डिफरेंस ये होता है कि जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं इनमें भी पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं, लेकिन पार्टिकल कहीं पर भी कोई भी कण जो है उपस्थित हो सकता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि जो पार्टिकल्स होंगे उनकी अपनी एक फिक्स प्लेस होगी। तो ऐसे ठोसों को कहा जाता है अमॉर्फस सॉलिड। जैसे आपका आटा होता है, मैदे का आटा ले लीजिए, गेहूं का आटा ले लीजिए, बाजरे का आटा ले लीजिए, सॉलिड फॉर्म में होता है। गेहूं है या आपका, ये एक सॉलिड फॉर्म में, लेकिन इसके पार्टिकल जो होते हैं वो कहीं पर भी कोई भी पार्टिकल क्या हो सकता है? प्रेजेंट हो सकता है। उसमें ये कंडीशन नहीं है और इसीलिए शायद जो ये हमारे ग्रेन्स होते हैं सॉलिड फॉर्म में होने के बाद भी शाइन नहीं करते, चमकते नहीं हैं। लेकिन वहीं पर आप नमक ले लीजिए, आप शक्कर का टुकड़ा ले लीजिए, तो जो नमक का जो एक दाना होता है वो NaCl है, घरों में जो हम यूज़ करते हैं, तो वो क्या करता है? शाइन करता है, उसमें हल्की सी चमक होती। क्यों? क्योंकि वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है और उसमें जो जिन कणों से मिल करके वो बना हुआ है, जिन पार्टिकल्स से मिल करके वो बना हुआ है, वो पार्टिकल्स एक फिक्स्ड प्लेस में पाए जाते हैं, एक निश्चित स्थान पर उपस्थित होते हैं। तो ऐसे जितने भी ठोस हैं जिनमें जो हमारे कण हैं वो एक निश्चित स्थान में उपस्थित होते हैं, ऐसे सॉलिड्स को क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाता है, यानी कि क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। और इनकी जो निश्चित स्थान होता है इसको भी हिंदी में इसको इंग्लिश में कहते हैं लैटिस, हिंदी में भी इसे लैटिस कहते हैं। कुछ और नाम अगर मुझे याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, वरना इस फिक्स्ड पोजीशन को, जैसे Na की आप ये जो फिक्स पोजीशन देख रहे हैं इसको जो है लैटिस कहा जाएगा। ये Cl की लैटिस है, ये यहाँ पर Na की लैटिस है, मतलब ये इसका फिक्स पोजीशन है। Na का एटम जो है वो यहीं पाया जाएगा, Cl का एटम यहीं पाया जाएगा, ये कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो हमारे जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, यानी आयनिक जो यौगिक हैं, वो कैसे होते हैं? भौतिक अवस्था में क्रिस्टलीय ठोस होते हैं और इन क्रिस्टलों में जो आयनों की संख्या होती है वो निश्चित होती है। सेकेंड पॉइंट आते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि इनका गलनांक एवं क्वथनांक। तो क्योंकि ये क्रिस्टलीय ठोस हैं इसलिए इन्हें आसानी से गलाया नहीं जा सकता है, इसीलिए ये जो होते हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है। दूसरा रीज़न जो आपको हमेशा ही याद रखना है कि कैसे बन रहे हैं, मेटल और नॉन मेटल के बीच बनने वाले बंध हैं, धातु और अधातु के बीच बनने वाले बंध हैं। तो जो मेटल होगा उस पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, जो नॉन मेटल होगा उस पर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। और जब हमारे चार्ज अपोजिट होते हैं तो ये पार्टिकल्स क्या होंगे? पास पास होंगे। और हम बात कर रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की।
यानी कि गलनांक एवं क्वथनांक की। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है गलनांक, कि जिस अवस्था में जाकर के कोई भी सॉलिड क्या हो जाए, गलने लगे। और क्वथनांक का मतलब होता है कि ऐसा टेम्परेचर या ऐसा ताप जिस पर कोई भी जो द्रव है वो गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाए। अभी पूरा पढ़ के ही आ रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में। वहीं पर मैंने आपको एक बात बताई थी कि जैसे कोई चीज़ सॉलिड है, सॉलिड के केस में क्या होगा, पार्टिकल्स पास होंगे, ठीक है। उसके बाद इसको आपको अगर मेल्ट करना है तो मेल्ट करने के लिए आप इसको लिक्विड फॉर्म में, मेल्ट करने का मतलब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, गलाओगे जब, तो पार्टिकल्स थोड़े क्या हो जाएंगे, दूर दूर जाएंगे। और यही जो स्टेट है, इसको अगर आपको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, इसके जो पार्टिकल्स हैं उन्हें और दूर भेजने की कोशिश करोगे। तो ये सॉलिड स्टेट हो जाती है, ये लिक्विड स्टेट, और ये गैसियस स्टेट, यानी कि ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। तो यहाँ पर जो हमारा ठोस है, क्योंकि वो क्रिस्टलीय ठोस है, यहाँ पर क्योंकि जो बॉन्ड बन रहा है वो विपरीत आवेशों के बीच बन रहा है, प्लस माइनस, इस वजह से ये जो कण होते हैं ये आसानी से एक दूसरे से दूर जाते ही नहीं है। तो ठोस की अवस्था में जब एक दूसरे से दूर ही नहीं जाएंगे तो द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होंगे, और द्रव अवस्था में होंगे और उस कंडीशन में अगर ये दूर नहीं जाएंगे आसानी से, तो फिर ये गैसीय अवस्था में नहीं परिवर्तित होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे आयनिक कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो विपरीत आयनों के मध्य प्रबल आकर्षक बलों के कारण क्या होता है, बहुत अधिक होता है, और इसी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई माना जाता है। फिर थर्ड पॉइंट आता है कि ये कितने हार्ड होते हैं। तो क्योंकि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो ये नेचर में कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। अब देखिए, डायमंड भी एक क्रिस्टल है, लेकिन वो इतना हार्ड होता है कि उस पर अगर आप हथौड़ा मारेंगे तो हथौड़ा हो सकता है टूट जाए, लेकिन डायमंड नहीं टूटेगा अगर प्योर डायमंड है तो। और यहाँ पर जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स हैं ये भी क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ये भी क्रिस्टल हैं, लेकिन ये हार्ड होने के साथ साथ नेचर में ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल होने का मतलब होता है भंगुर, ये टूट सकते हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी एटम्स होते हैं ये जब क्रिस्टल में पाए जाते हैं तो लेयर्स के फॉर्म में, यानी कि परत के रूप में उपस्थित रहते हैं। एक परत आई NaCl का प्लेनर मतलब समतल रूप में NaCl इस तरह से पाया जा रहा है, फिर उसके ऊपर दूसरी परत इस तरह से यहाँ पर प्रेजेंट होगी, ये एक लेयर हो गई, ये उसके ऊपर ये दूसरी लेयर हो गई, ये तीसरी लेयर। तो ये क्योंकि लेयर्स फॉर्म में होते हैं, परत के रूप में होते हैं, इसलिए अगर बाह्य बल लगाया जाए, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करी जाए, तो ये क्रिस्टल जो होते हैं नेचर में ब्रिटल होते हैं, यानी कि भंगुर होते हैं। जबकि आपने कुछ ऐसे भी ठोस पढ़े हैं कि उनको अगर आप हथौड़े से पीटो तो वो क्या होते हैं, वो ब्रिटल नहीं होते हैं, वो मेलेबल होते हैं, यानी कि वो पिचक जाते हैं, पिचक करके एक परत में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल ले लो, सोना। सोने को अगर आप हैमर से बीट करोगे तो वो टूटेगा नहीं, वो क्या हो जाएगा, वो अपनी थिन फॉइल में जो परत आती है, जैसे चांदी की आपने सिल्वर पेपर देखा हुआ है, वैसे ही गोल्ड पेपर आता है, गोल्ड फॉइल आती है, तो उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, ब्रिटल होते हैं, यानी कि भंगुर होते हैं। देन बात करते हैं इनकी सॉल्युबिलिटी की, इनकी विलेयता की। तो जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो नेचर में होते हैं पोलर। पोलर का मतलब होता है ध्रुवीय। ये क्या होते हैं, ध्रुवीय होते हैं। तो ध्रुवीय होने के कारण ये जो होते हैं ये जल में पूर्णतः घुलनशील होते हैं। जल में, या फिर आप इस तरह से कह लीजिए कि किसी पोलर सॉल्वेंट में, किसी ध्रुवीय विलायक में ये क्या होते हैं, पूर्णतः विलेयी मिल जाते हैं, विलयित होते हैं। लेकिन अगर आपने कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लिया, मतलब कोई ऐसा विलायक ले लिया जिसमें जो है ध्रुव नहीं पाए जाते हैं या अध्रुवित है, तो उसमें जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स हैं वो डिज़ोल्व नहीं होंगे। जैसे नमक है NaCl, उसका एग्जांपल ले लीजिए, MgO ले लीजिए, CaCl2 ले लीजिए। आप कहेंगे सर बार बार इन्हीं दोनों के एग्जांपल ले लेते हैं। आप कैल्शियम क्लोराइड ले लीजिए, आप AlCl3 ले लीजिए। तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये वाटर में क्या होंगे, H2O में सॉल्युबल होते हैं, जल में ये घुलनशील होते हैं, क्योंकि जल जो होता है वो ध्रुवीय होता है, पोलर होता है। जो H2O है वो ब्रेक हो सकता है H+ और OH- में। तो यहाँ पर ये ध्रुवीय है, दो ध्रुव इसमें उपस्थित होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इस वजह से जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं, यानी कि जल में या जो ध्रुवीय विलायक होते हैं इनमें घुलनशील होते हैं। लेकिन अगर आप कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लें, नॉन पोलर सॉल्वेंट का मतलब होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या कार्बनिक विलायक, जैसे कि ईथर है, C2H5 बॉन्ड O बॉन्ड
C2H5 ये है, या फिर आप ले लीजिए इथाइल अल्कोहल C2H5OH। तो क्योंकि ये जो होते हैं अध्रुवीय होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, इसलिए हमारे आयनिक कंपाउंड्स इनमें सॉल्युबल नहीं होते हैं, यानी इनमें घुलनशील नहीं होते हैं। तो ये होती है इनकी विलेयता। नेक्स्ट इनका जो करेक्टर आता है वो है विद्युत चालकता, यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो ये अपने ठोस अवस्था में, यानी कि अब देखिए यहाँ पर विद्युत चालकता का मतलब क्या है। विद्युत चालकता का मतलब होता है विद्युत धारा प्रवाहित करना। और हम सबको पता है, जैसे ये कॉपर का वायर है और इसमें जो करंट पास होती है वो किस तरह से पास होती है कि कॉपर में जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पाए जाने का मतलब है कि कॉपर मेटल के अंदर जो चार्ज प्रेजेंट है, जो आवेश उपस्थित है, वो फ्री है मूव करने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए। तो जब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हमारी जो करंट है वो इस डायरेक्शन में क्या होगी, मूव करेगी। हमें पता है कि जो विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉनों की प्रवाहित होने की दिशा के विपरीत मानी जाती है। ठीक वैसे ही यहाँ पर जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स हैं उनमें, जैसे कि NaCl का आपको स्ट्रक्चर मैंने बना के दिखाया था, तो Na में होता है पॉजिटिव चार्ज, Cl पे होता है नेगेटिव चार्ज। तो क्योंकि इसमें भी आवेश पाया जा रहा है तो ये क्या होंगे, विद्युत के सुचालक होंगे। तो इनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पाई तो जाती है, लेकिन कह रहे हैं कि सॉलिड स्टेट में जब ये होंगे, ठोस अवस्था में जब होंगे, तो इनमें विद्युत चालकता नहीं पाई जाएगी। रीज़न क्या है, क्योंकि जब ये अपनी सॉलिड स्टेट में होते हैं तो ये होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। और हमने अभी पढ़ा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में इन एटम्स की या इन आयंस की अपनी एक फिक्स्ड पोजीशन होती है और ये उस स्थान को छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाते हैं। और जब हमारा चार्ज जो है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव ही नहीं करेगा, हमारा जो आवेश है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा ही नहीं, तो उसमें विद्युत चालकता नहीं पाई जाएगी। लेकिन अगर इसी NaCl को हम क्या कर दें, भाई अभी तो इसके बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पाया जा रहा है, एक बल पाया जा रहा है, एक आकर्षण बल है, लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, इसको वाटर में डिज़ोल्व कर दिया यहाँ पर इस तरह से। वहाँ पर जैसे हम वाटर में इसको NaCl के पार्टिकल्स को डिज़ोल्व करेंगे तो Na+ और ये Cl- में ब्रेक हो जाता है, जो इसके आयंस हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। वाटर में डिज़ोल्व करने पर, यानी पानी में घोलने पर, इसके आयंस अलग अलग हो जाते हैं। तो अब ये आयंस क्या हो गए, फ्री हैं, अब ये स्वतंत्र हो गए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। तो जो आयनिक कंपाउंड्स हैं जब वो अपनी लिक्विड स्टेट में होंगे, यानी कि जब अपनी द्रवीय अवस्था में होंगे, तो उस अवस्था में ये विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी कि कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माने जाते हैं। बट व्हेन दे आर इन देयर सॉलिड स्टेट, जब ये अपनी ठोस अवस्था में हैं, तो ये विद्युत के कुचालक या अच्छे सुचालक नहीं माने जाते हैं, कुचालक ही माने जाते हैं, क्योंकि रीज़न आपको बताया गया कि अपनी प्लेस करके छोड़ करके जाएंगे ही नहीं। तो आयनिक कंपाउंड्स में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पाई जाती है, लेकिन अपनी लिक्विड स्टेट या फिर मॉल्टेन स्टेट में। मॉल्टेन का मतलब गलित अवस्था में, जब ये गले हुए होते हैं। जब ठोस होंगे तब ये जो है नहीं कंडक्टिविटी शो करेंगे, लेकिन जब ये गले हुए होंगे, मॉल्टेन फॉर्म में होंगे, तो ये अपनी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी विद्युत चालकता प्रदर्शित करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स के, यानी कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे। इसमें अगर आपको कोई भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं समझ में आया है तो आप जो है बेफिक्र होकर के पूछ सकते हैं, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है कि ये छोटा सा पॉइंट सर कहेंगे क्यों नहीं समझ में आया। नहीं, अगर आपने वीडियो देखी अच्छे से तो आप जो है नहीं समझ में आ रहा कोई पॉइंट तो आप उसे पूछ सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।